अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहसिन तारिक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इटालियन वीज़ा प्रोसेस के ऊपर। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। आज हमारे साथ मौजूद हैं नुमान वहाब साहब, जो पीएचडी कर रहे हैं सिविल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में रोम सपिएंजा यूनिवर्सिटी से। अस्सलाम वालेकुम नुमान साहब, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? तारिक ठीक भाई, है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आप। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। नुमान भाई, आप ये बताइएगा कि जब स्टूडेंट का एक्सेप्टेंस लेटर आ जाता है, उन्होंने वीज़ा प्रोसेस करने के लिए कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना होता है? तो इस तरह है कि जैसे ही आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है, उस सेम ईमेल में आपको बता देते हैं कि आप अपनी प्री एनरोलमेंट वो कंप्लीट कर लें। तो जैसे ही आप प्री एनरोलमेंट उस डेडलाइन के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं, तब वो डायरेक्टली सबमिट हो जाता है। आपने फिर यूनिवर्सिटी टेली पे भी जो यूनिवर्सिटी टेली का वेबसाइट है इटालियन हायर एजुकेशन का, उस पे भी आपने वो उसकी जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है, वो फिल करनी होती है। वो फॉर्म फिल करने के बाद कंप्लीट हो के आ जाती है। आप यूनिवर्सिटी को फिर ईमेल कर लें कि मैंने यूनिवर्सिटी टेली का जो है वो कर लिया है, काइंडली आप उसको वैलिडेट कर लें। तो जैसे ही यूनिवर्सिटी आपकी यूनिवर्सिटी टेली के जो एप्लीकेशन को वैलिडेट कर देती है, वो एक कॉपी एम्बेसी को भी चली जाती है। तो एम्बेसी को जब चली जाती है, तो फिर आपने सबसे पहले ये काम करना होता है कि जैसे ही आपका फॉर्म एम्बेसी चला है, आप डायरेक्टली एम्बेसी को अपॉइंटमेंट के लिए ईमेल कर लें। ओके, ये जो प्रोसेस आपने बताया, ये मोर और लेस प्री इनरोलमेंट का प्रोसेस ही कहलाता है। तकरीबन ये प्री एनरोलमेंट का ही है, लेकिन इसमें ये है कि आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे ही अपनी इन्फॉर्मेशन इनपुट करते हैं और यूनिवर्सिटी टेली पे भी करते हैं। कभी कभार आप सिर्फ यूनिवर्सिटी टेली के उस पे एप्लीकेशन वो फिल कर लेते हैं। तो मतलब वो सिंपल प्रोसेस है। ये भी सेम ही डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जो आपने अपने एप्लीकेशन के टाइम सबमिट किए होती हैं यूनिवर्सिटी टेली की भी। और ये बताइएगा, अगर किसी बच्चे के एडमिशन एक यूनिवर्सिटी में हो गया, उसने एक दफ़ा प्री इनरोलमेंट करा दी, उसका किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है और वो दोबारा दूसरी यूनिवर्सिटी को ऑप्ट करना चाहता है, इसका क्या प्रोसीजर हो सकता है? इसका प्रोसीजर फिर ये है कि अगर सपोज आपने एक यूनिवर्सिटी में किया हुआ है और आपका बी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है, और आपका ए यूनिवर्सिटी में आपने यूनिवर्सिटी टेली का बी किया होता है, तो इटालियन एजुकेशन का इसमें सिस्टम ये है कि आप एक यूनिवर्सिटी में एट अ टाइम वो एनरोलमेंट कर सकते हैं। तो इवन अगर आप दोबारा न्यू ईमेल से या न्यू उससे करना चाहते हैं, तब भी आपका वो नहीं होगा यूनिवर्सिटी टेली पे। तो इसका तरीका ये है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी को ईमेल कर दें कि काइंडली मेरी जो प्री एनरोलमेंट समरी है, इसको आप कैंसिल कर दें, मुझे मतलब एक और जगह पे अपॉर्चुनिटी मिल गई है। तो वो फिर आपको मतलब जब वो कैंसिल कर देगी, तब आप मतलब अलाउ होते हैं कि दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए एनरोलमेंट कर सके। तो फर्स्ट यूनिवर्सिटी से एनरोलमेंट कैंसिल करनी जरूरी है। ओके। अच्छा, ये बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी तीनों के लिए ज़रूरी हो गया है यूनिवर्सिटी का प्रोसेस जो प्री प्री एनरोलमेंट का है? अ, मेरे ख्याल से ये पीएचडी का तो कंफर्म है जो प्रोसेस, क्योंकि इस प्रोसेस से मैं खुद गुजरा हूँ। मैंने एक यूनिवर्सिटी की कैंसिल करवाई थी, फिर दूसरी यूनिवर्सिटी की मैंने एनरोलमेंट की थी। इवन मैंने मतलब वो एनरोलमेंट फी भी जमा करवाई थी, लेकिन बस मुझे फिर एक दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो मैंने उनको बता दिया कि मैं विड्रा करना चाहता हूँ, आप काइंडली मेरे इस प्री एनरोलमेंट को कैंसिल कर दें। तो पीएचडी के लिए तो कंफर्म है। बाकी मास्टर के लिए मेरे ख्याल से इनका कोई एग्जैक्टली मुझे वो नहीं पता मास्टर। अच्छा, मेरे ख्याल से मास्टर्स के लिए भी यही है। बाकी ये जो फी आपने जमा कराई, ये नॉन रिफंडेबल होती है? बिल्कुल एग्जैक्टली, ये नॉन रिफंडेबल होती है। एक एनरोलमेंट फी जो है, क्योंकि मैंने उनको ईमेल भी किया था कि अगर ये रिफंडेबल है तो आप काइंडली मुझे मतलब बता दिया, रिफंड कर दे। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये नॉन रिफंडेबल है जो एनरोलमेंट फी है। ओके। अच्छा, अब प्री इनरोलमेंट हो गई, समरी इस्लामाबाद एम्बेसी पहुंच गई या इनके कराची ऑफिस में पहुंच जाती है, उसके बाद जो है अपॉइंटमेंट्स, कुछ लोगों को ये शुबहात होते हैं कि अपॉइंटमेंट्स जल्दी नहीं मिल रहे होते, तो उसके लिए क्या ज़रूरत है? अगर किसी की अर्जेंसी हो, उसकी डेट जो है बड़ी करीब आ रही हो ज्वाइनिंग की, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करें कि उसको अपॉइंटमेंट जल्दी मिल सके? इसमें दो तीन वो स्टेप्स आप ले लें। पहले ये कि आप जो ईमेल लिख लें, उसमें अपनी सारी डिटेल्स मेंशन कर लें कि कोर्स ड्यूरेशन ये है, इस डेट से स्टार्ट हो रही है। ये अगर प्रोजेक्ट बेस्ड पीएचडी है तो उसका प्रोजेक्ट का भी कर लें। अपने प्रोफेसर को भी उसमें सीसी कर लें, और इवन प्रोफेसर से भी मतलब आप प्रोफेसर को भी बता दें कि अपनी तरफ से भी यूनिवर्सिटी को सारी इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपकी इन्फॉर्मेशन हो, स्टार्टिंग डेट हो, इवन प्रोजेक्ट टाइटल हो, ताकि उनको थोड़ा सा हो जाए कि ये जेन्युइन केस है। तो इस बेस पे आप वो कर सकते हैं। और अगर सपोज आप टाइमली उनको ईमेल कर देते हैं, तो आपको रिस्पांस भी टाइमली आ जाता है। लेकिन कभी कभार इस तरह होता है कि अब नवंबर के स्टार्ट में कुछ लोगों को अगर एडमिशन जल्दी मिल जाता है, तो उनको अपॉइंटमेंट भी जल्दी मिल जाता है, क्योंकि वो प्रोसेस और यूनिवर्सिटीज का मतलब उस टाइम स्टार्ट नहीं होता, तो एप्लीकेंट्स कम होते हैं। उस बेस पे आपको वीजा अपॉइंटमेंट जल्दी मिल जाता है। तो मेरा तो मशवरा ये होगा कि जिन स्टूडेंट्स को जैसे ही वो प्री एनरोलमेंट का वो मिल जाए, आप टाइम ज़ाय किए बगैर यूनिवर्सिटी को ईमेल कर दें उसके लिए, अपॉइंटमेंट के लिए। क्योंकि मैंने ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं जिनको 2 दिन के अंदर ही अपॉइंटमेंट मिली है, 1 दिन के अंदर भी अपॉइंटमेंट मिली है, कि उन्होंने आज ईमेल किया, कल उनको अपॉइंटमेंट की वो आ गई कि आप नेक्स्ट डे आ जाए।
तो ये उस पे भी डिपेंड करता है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स पे कि, और टाइम पे भी। सपोज यहाँ सेशन नवंबर से स्टार्ट होता है इटली में, तो अब लेकिन हमारे कुछ स्टूडेंट्स मतलब अक्टूबर, उसके जो रिजल्ट्स थे वो बहुत लेट डिक्लेयर हुए थे, तो उस बेस पे वो अपॉइंटमेंट फिर डिले हो जाता है। लेकिन उसका फिर हल ये कि आप रिमाइंडर बेसिक को भेजा करें और उसमें अपना केस उनको बता दिया करें हर ईमेल में, और कम से कम पोलाइटली रिक्वेस्ट किया करें और उसमें रिमाइंडर का भी मेंशन किया करें। तो मेरे ख्याल से इंशाल्लाह इस बेस पे अपॉइंटमेंट टाइमली मिल जाएगा। सही। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन की वीडियो तो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, कौन से डॉक्यूमेंट्स कहाँ से आपने टेस्ट कराने होते हैं। नुमान भाई ये बताइएगा, डॉक्यूमेंट्स हमारे टेस्ट हो चुके हैं, हमारे पास और कौन कौन से चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमने वीज़ा फॉर्म के साथ लगानी होती हैं, जो हमारा कैटेगरी बी फॉर्म होता है, उसके साथ साथ हमें और कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं। एक तो ये कि FRC लगानी होती है, जो आपकी प्री इनरोलमेंट समरी है वो लगानी हम्म। होती है, जो मतलब टू रिसेंट फोटोग्राफ्स जो हैं वाइट बैकग्राउंड की, वो लगानी होती है। और उसमें ये स्कॉलरशिप लेटर लगाना होता है अगर आप स्कॉलरशिप है। हम्म। बाकी तो डॉक्यूमेंटेशन का सेम ही मतलब वो प्रोसेस है जो आपने पहले वीडियोस में उसका जिक्र किया हुआ है, और इसके साथ ही आपने जो होटल की बुकिंग है या फ्लाइट बुकिंग है वो भी लगानी होती है, और ट्रेवल इंश्योरेंस जो आप लेते हैं वो भी लगानी होती है। अगर आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है या आइल्स है तो वो दोनों आप मतलब यूज कर सकते हैं। सही। एकोमोडेशन के लिए अक्सर लोग सवाल पूछ रहे होते हैं, तो उसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है, bookings.com पे जाएं या यूनिवर्सिटी की अगर एकोमोडेशन को मिल रही हो। एकोमोडेशन का तो ये है कि PhD स्कॉलरशिप्स होल्डर को वीज़ा 100% मिल जाता है। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप मतलब एकोमोडेशन का अगर यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलती है तो वो आप कर लें, लेकिन फिर उसमें वो टाइम स्पेसिफिक, अब वीज़ा के टाइम का एग्जैक्टली हमें नहीं पता होता कि मतलब हमें 1 वीक में मिल जाएगा, 2 वीक में। ऑप्शन ये होता है कि आप वीज़ा के या एयरबीएनबी से या मतलब और जो वेबसाइट्स हैं उनसे बुकिंग कर लें और वो आप अटैच कर लें। फिर मतलब आप वो कैंसिल भी कर सकते हैं, वो इतना वो नहीं है कि मतलब आप एग्जैक्टली वहीं पे जाएंगे। लेकिन अगर आपको एकोमोडेशन का कोई और वो सोर्स ना हो तो आप फिर booking.com पे जो आपने एकोमोडेशन कर चुके हैं सेम ही उसको इटली में आके वहाँ पे भी रह सकते हैं, सपोज अगर आपको किसी और जगह एकोमोडेशन ना मिले। सही। बहुत शुक्रिया नुमान साहब आज की वीडियो के लिए आपका। ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो इसको शेयर भी कीजिए और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।